हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में 2020 का सेट नंबर 3 विज्ञान का सॉल्व हो चुका था। आज आप लोगों के लिए है विज्ञान का सेट नंबर 4 2020 का 824 ये नियम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, इस सेट का खंडगा का जीव विज्ञान पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं जो ऊर्जा गृह होता है, पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न क्लोरोप्लास्ट, न राइबोसोम, न लाइसोसोम। अगला है मानव वृक्क का कार्य है। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि मानव वृक्क का कार्य क्या है, उत्सर्जन करना है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। तो चलो ये आपके सिलेबस में नहीं, तो उसको जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। अगला है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, जीन, प्रियॉन्स बने होते हैं। कौन बने होते हैं? प्रियॉन्स बने होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। तो आप जानते हैं कि जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र जो होते हैं क्या होते हैं? हेट्रोसोम्स होते हैं, क्योंकि पुरुषों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं यक्स और वाई पाए जाते हैं, जबकि मादा में यक्स और यक्स पाए जाते हैं। ये समयुग्म की है क्या? विषम युग्म की है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के गुणसूत्र यक्स है और वाई है। तो आप जानते हैं यही एक्स वाई क्या होते हैं जो गुणसूत्र होते हैं। तीसरा जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, यही लिंग निर्धारण करने के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखते हैं लिंग निर्धारण करने वाले लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नर व मादा में अलग अलग होते हैं। ये प्रायः यक्स और वाई होते हैं। देखिए यक्स यक्स आपका मेल में है और एक्स पुरुष में भी है और वाई में भी है। तो यक्स और वाई होते हैं। नर में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाना है। एक नंबर का है प्रभावी अप्रभावी लक्षण। तो आप जानते हैं कि मेंडल ने जो विपर्यासी लक्षणों को चुना था उसमें प्रभावी और अप्रभावी के आधार पर चुना था। जैसे पौधों की लंबाई चुना था तो लंबा और बौना चुना था। क्या चुना था? बौना चुना था। तो लंबा क्या था? प्रभावी था और बौना क्या था? अप्रभावी था। तो आइए देखते हैं मेंडल ने अपने मटर के लंबे व बौने पौधों को लेकर संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे समान लंबे दिखाई दिए। जब मेंडल ने F2 पीढ़ी में स्वसंकरण या स्वपरागण कराया, पुनः संकरण कराया, तो सभी पौधे लंबे व बौने दिखाई दिए। मेंडल ने लंबे और बौने को लंबे पौधों को प्रभावी तथा बौने पौधों को अप्रभावी लक्षण कहा। अगला क्वेश्चन है 10 का जीवों में जनन की खंडन तथा विखंडन विधि को उदाहरण सही समझाना। एक नंबर का ये भी है। तो आइए देखते हैं खंडन और विखंडन विधि क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं खंडन। इस विधि में कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित होकर संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे स्पायरोगायरा का शरीर कई खंडों में टूट जाता है तो उसका प्रत्येक कटा हुआ शरीर, जो टूटा हुआ भाग क्या होता है? नया पौधा बना लेता है या नया जीव बना लेता है। अगला है विखंडन। इसमें सुकाय में कायिक सूत्र तंत्र तो टूट जाते हैं। इन टूटे हुए सूत्र की वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करते हैं। नए जंतु भी होते हैं, जैसे खंडन में होता है, जैसे अमीबा होता है। अगला क्वेश्चन है स्थलीय पारतंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाना है। किसको समझाना है? खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाना है। तो आइए देखते हैं खाद्य जाल। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषक स्तरों के कुछ समान जीव हो सकते हैं। खाद्य जाल में एक जीव दूसरे जीव से संबंधित होते हैं। पारतंत्र में एक जीव एक दूसरे संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यह जटिल नेटवर्क खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल उत्पादक से प्रारंभ होकर उच्चतम मांसाहारी पर समाप्त हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है नलिकाविहीन ग्रंथियां क्या है? थायराइड ग्रंथ की संरचना तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को पिछले वीडियो में काफी सेटों तक सॉल्व करवा दिए हैं और उस सेट को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ऐसी ग्रंथियां जिसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहलाती हैं। अंतःस्रावी नलिका से हार्मोन्स को सीधे रुधिर में छोड़ती हैं। रुधिर के साथ प्रत्येक हार्मोन्स अपने स्थान पर पहुंच जाता है और अपने प्रत्येक कार्यों को संपादन करते हैं। चलिए देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। ये शरीर की वृद्धि, लैंगिक प्रजनन तथा अन्य जैविक रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अलावा ये हमारे दिल की धड़कन, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत क्या है? यह किस प्रकार पर अपक्षयित होती है? तो आइए ओजोन परत के बारे में देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें विटामिन बी का अच्छा स्रोत है।
समताप मंडल में ओजोन परत एक पतली चादर के रूप में स्थित होता है। ओजोन परत पृथ्वी से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 15 से 20 किलोमीटर की मोटाई की परत है। ओजोन परत जीवधारियों के लिए रक्षा कवच का कार्य करता है। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकती है और समताप मंडल में परावैंगनिक किरणें O2 से लगातार क्रिया करके ओजोन O3 लगातार निर्मित होने व विघटित होने से संतुलन बना रहता है। CFC के कारण ओजोन परत कुछ परतों पर पतली हो गई है, क्योंकि CFC जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये क्षरण का कार्य करते हैं, जिससे जो ओजोन परत की लेयर है वो धीरे धीरे क्या होता है, क्षरण होकर पतली होती जा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंडल के नियमों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 7 नंबर का है। तो नियम आप जानते हैं कि मेंडल ने कितने नियम दिए? मेंडल ने वंशागत के 3 नियम दिए हैं। तो आप जानते हैं प्रभाविता का नियम दिया है, पृथक्करण का नियम दिया और स्वतंत्र अभिवहन का नियम दिया है। तो आइए एक एक नियम के बारे में पढ़ते चलते हैं। प्रभाविता का नियम, जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का संकरण कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तथा अप्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यही क्या है प्रभाविता का नियम। जैसे यहाँ पर प्रभावी लक्षण लंबा है और अप्रभावी लक्षण क्या है, बौना है। तो प्रभावी के लिए कैपिटल टी और बौना के लिए स्मॉल टी। जब उनमें क्या होगा, जब क्या होगा सूत्रीय विभाजन होगा तो स्मॉल टी अलग हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा और सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। क्या होंगे, सामान्य लंबे होंगे। तो देखिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या होंगे, सामान्य लंबे होंगे। अगला है पृथक्करण का नियम। युग्मक कारक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को कैपिटल टी स्मॉल टी है और जैसे सूत्रीय विभाजन हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये पृथक रूप से अलग हो गए और शुद्ध रूप से अलग हो गए। ये कैपिटल टी के लिए शुद्ध है, ये स्मॉल टी के लिए शुद्ध है। इस प्रकार आपका एग्जाम्पल है। अगला है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के जीन को साथ संकरण कराया जाता है तो इसमें स्वतंत्र अभिवहन में आप जानते हैं 2 विपर्यासीय लक्षणों को चुना था। तो दोनों लक्षण के जीन युग्मक में अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से दोनों अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। जैसे यहाँ पर एक लक्षण है गोल और एक लक्षण है पीला, यहाँ पर एक लक्षण है झुर्रीदार और एक लक्षण है हरा। ये क्या है, अप्रभावी है और ये क्या है, प्रभावी है। अब गोल के लिए कैपिटल आर और पीला के लिए कैपिटल वाई। उसी प्रकार झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और हरा के लिए स्मॉल वाई। अब इसमें सूत्रीय विभाजन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और संकरण कराया गया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से जब युग्मक बनेगा तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और ये अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। दोनों लक्षण साथ में उपस्थित हैं, लेकिन ना ये गोल वाला पीला को प्रभावित कर रहा है, ना पीला वाला गोल को प्रभावित कर रहा है। दोनों स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, मानव का पाचन तंत्र का संरचना है। आप लोग संरचना को कई बार बताया गया, आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार दोहराया गया है, बार बार इमेज लगाया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आप लोगों का मोटिवेशन इतना हो जाएगा कि आप लोग इतने अच्छे से तैयारी कर लेंगे कि आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों की तैयारी भरपूर हो जाएगी। चलिए अगला, आहार नाल। आहार नाल मुख से गुदा तक फैली एक लंबी नली होती है। आहार नाल को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मुख। मुख को मुख गुहा भी कहा जाता है। मुख का कार्य भोजन का अंतःग्रहण करना होता है। इसमें अगला ग्रसनी। ग्रसनी मांसपेशियों से एक बनी लंबी है। ग्रसनी मुख को आमाशय से जोड़ती है। आहार नाल के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से गत करके सही ढंग से पचाने में सहायक आहार नली के कर्म कुंचन गत होता है। क्योंकि आहार नली में क्या होता है, जो ग्रसनी होती है इसमें पाचन नहीं होता, क्योंकि ग्रास नली में पहुंचाते हैं को ग्रास नली में जो होता है वो क्या होता है, कर्म कुंचन गत होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। अगला है आमाशय। आमाशय एक थैली के आकार की संरचना होती है। आमाशय की पेशीय भित्त अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित होने के सहायक होती है। पाचक कार्य आमाशय की भित्त में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होता है। अगला छोटी आंत। छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। प्रत्येक मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई उनके भोजन के अनुसार अलग अलग होती है। एक वयस्क मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर या 20 फीट होती है। अगला है बड़ी आंत। बिना पचा हुआ भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचाया जाता है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है।
लास्ट है इसमें मालाशय। मालाशय आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। अनुपयुक्त तथा बिना पचे हुए पदार्थ को बहिक्षेपण गुहा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से आपका सेट यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को अगले सेट के सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।